टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के हम डे 4 पर आ चुके हैं। इससे पहले के डे 1, डे 2 और डे 3 के जो वीडियो एक्सप्लेनेशंस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसकी मॉडल आंसर पीडीएफ आप ओनली आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इनके वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे ओनली आईएएस के चैनल पे। नाउ आज डे 4 के जो वीडियोस है उसके जो मेन टॉपिक है जीएस का, दैट इज रिगार्डिंग सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं और जिस तरीके की हमारी अप्रोच है, अप्रोच के तहत सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे एंड आफ्टर दैट हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर का अप्रोच समझने की कोशिश करेंगे एज टू किस तरीके से हमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। The question says that early phase of the socio-religious reform movement was focused more around women's rights, but it failed to garner consciousness against structural impediments of Indian society. Explain. एक्सप्लेन का सीधा सा मतलब यहां पर यह है, जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है वो ऑलरेडी करेक्ट है, आपको सिर्फ यहां पर प्रूफ देकर इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो एक्सप्लेन जहां पर भी कीवर्ड आपको दिखाई दे, इसका मतलब है कि स्टेटमेंट को आपको गलत प्रूव नहीं करना है, इसको सही ही रहने देना है, बिकॉज द स्टेटमेंट गिवन अबव इज ऑलरेडी ट्रू, आपको सिर्फ इस चीज को प्रूव करना है। ऑलराइट, अब देखो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, इस क्वेश्चन के जो मेन कीवर्ड्स है, अब उस मेन कीवर्ड को हम समझते हैं, जो कि हमारा मेन अप्रोच है कि हम क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली इजियर बन जाए। देखो सबसे पहली चीज तो ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है, मतलब भारत के अंदर इंडियन मिडिवल सोसाइटी के अंदर जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आते हैं, उस टाइम में मेन फोकस जो था वो वुमेन्स राइट के आसपास में था। मतलब जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनके राइट्स को लेकर के सबसे ज्यादा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुए हैं। लेकिन कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इतने सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स होने के बावजूद जो हमारे सोसाइटी की जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे, जो स्ट्रक्चरल इंपेडिमेंट्स थे, उनको हम सॉल्व नहीं कर पाए। उनके अगेंस्ट जो एक कॉन्शियसनेस हमें लोगों के अंदर जगानी थी, वो हम जगाने में कहीं ना कहीं फेल हो गए। इसी चीज को हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले आपको इसके कीवर्ड समझने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? सोशियो रिलीजियस। देखो सोशियो रिलीजियस जो है, सबसे पहले तो दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो सोशियो है, सोशियो वर्ड सोशल से आता है और रिलीजियस वर्ड रिलीजन से आता है। ठीक है, रिलीजन से आता है। सोशल का मतलब होता है जो कि सामाजिक से रिलेटेड है, मतलब समाज से रिलेटेड है, और रिलीजन जो है वो धर्म से रिलेटेड होता है, धार्मिक। मतलब कह रहा है वो सारे के सारे मूवमेंट्स, मतलब वो सारे के सारे ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह, मूवमेंट वगैरह जो कि भारतीय सोसाइटी के अंदर, भारतीय समाज के अंदर स्टार्ट हुए थे, जो कि दो मेन जो फंडास हैं उनके ऊपर चलते हैं। एक सोशल बेसिस पे जो जितने भी मूवमेंट्स हुए, और दूसरे जितने भी रिलीजन को लेकर के मूवमेंट्स हुए, इन सब ने सबसे ज्यादा जो काम किया वो वुमेन के राइट्स को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया। ठीक है, तो देखो सोशियो रिलीजियस का मेन मीनिंग तो आप समझ गए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं एज टू हाउ दिस क्वेश्चन शुड बी अप्रोच्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन को आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन जो है आप बताएंगे कि जो सोशल रिफॉर्म्स होते हैं या फिर जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं, वो जो इंडियन सोसाइटी में जब स्टार्ट हुए तो काइंड ऑफ वो रिफॉर्म्स पहली बार इंडिया में हो रहे थे। देखो इससे पहले इंडिया में प्रोटेस्ट वगैरह होते थे, इंडिया में रिवोल्ट्स होते थे, बट इससे पहले रिफॉर्म की बात नहीं की गई। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज के अंदर चेंज लाना, किसी चीज को इवॉल्व कराना। मतलब कि अगर हम एक स्टेज ऑफ एवोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो उस पर्टिकुलर स्टेज से नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन तक पहुंचना, इसे कहते हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लाकर पॉजिटिव रिफॉर्म मतलब पॉजिटिव रिफॉर्म भी लाया जा सकता है और एक नेगेटिव रिफॉर्म भी लाया जा सकता है। बट यहां पर जितने भी रिफॉर्म्स हैं उसे हम पॉजिटिव सेंस में बात करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट या फिर रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ चेंज लाने की बात कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स है, जो भारतीय सभ्यता के अंदर, भारतीय समाज के अंदर आए थे, वो काइंड ऑफ एक सीड की तरह थे। सीड मतलब पहली बार कुछ ऐसे मूवमेंट स्टार्ट हो रहे थे जो कि कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे, जो सिर्फ मतलब अपने खुद के बेनिफिट के लिए नहीं थे, बट लार्जर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए थे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक ऐसा पीरियड है जब भारतीय समाज के अंदर रेनेसा आया। रेनेसा का मतलब क्या है? रेनेसा का सीधा सा मतलब है भारतीय समाज के अंदर एनलाइटमेंट आया।
एनलाइटमेंट मतलब लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, लोगों ने अपने राइट्स को, लोगों ने अपनी ड्यूटीज को समझना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात यह है कि इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को लाने वाले कौन थे। देखिए लाने वाले थे एनलाइटेंड, जो एनलाइटेंड लोग थे, एनलाइटेंड पीपल थे। ठीक है, एनलाइटेंड जो इंडियंस थे, मतलब वो लोग जिन्होंने एजुकेशन की प्राप्ति की थी, मतलब जिन्होंने अपने आप को एजुकेट किया था। ठीक है, उन्होंने आगे जाकर जब वेस्टर्न स्कॉलर्स के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स पढ़े, इंडियन स्कॉलर के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स पढ़े, तो उन्हें समझ आया कि काफी सारे रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि सोसाइटी के अंदर आ सकते हैं, और उन्हीं सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए इन डिफरेंट काइंड के जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स वगैरह को स्टार्ट किया गया। तो ये चीज आप समझ गए। इनको स्टार्ट करने का पूरा श्रेय है, क्रेडिट है, इट गोज टू एनलाइटेंड पीपल, जो उस टाइम में अपने आप को एनलाइटन करके सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे थे। अब देखो सबसे पहले हम समझते हैं सोसाइटी में उस टाइम जो मेन प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। तो 3 मेन प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली बात तो इंडियन सोसाइटी में ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज्यादा थी। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है रेडिकलिज्म। रेडिकलिज्म का सीधा सा मतलब है कि हर चीज को हम ऑर्थोडॉक्स नेचर में देखते हैं। मतलब कि पुराने ख्यालात वाले जो लोग होते हैं, जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, वो लोग कभी भी न्यू डेवलपमेंट नहीं आने देना चाहते। तो इसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्सी। मतलब कि जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसको टूटने नहीं देना है। अब देखो अगर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर टूटेगा नहीं तो फिर न्यू स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, है ना। जैसे अगर एक सोसाइटी है, सोसाइटी में अगर एक सुपरस्टिशन चल रहा है, जब तक ये सुपरस्टिशन ब्रेक नहीं होगा तब तक न्यू बिलीफ सिस्टम कैसे आएगा, है ना। तो न्यू सिस्टम को आने के लिए सबसे पहले ओल्ड सिस्टम का टूटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडियन सोसाइटी में थी वो थी ऑर्थोडॉक्सी की। सेकंड था हमारा रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म का मतलब ये था कि देखो एक होता है बिलीफ सिस्टम। ठीक है, जो बिलीफ सिस्टम होता है वो अच्छी बात होती है। हम बिलीफ पे तो मतलब हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर बिलीफ सिस्टम तो था ही, बट कहीं ना कहीं बिलीफ जो है आगे बढ़ के रिचुअलिज्म की तरफ जा चुका था। मतलब कि अब हम अंधविश्वास की तरफ आगे बढ़ रहे थे, सुपरस्टिशंस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मतलब हर चीज में हम रिचुअल्स को ढूंढना स्टार्ट कर दे रहे थे। मतलब इवन फॉर अ स्मॉल जॉब वी थॉट कि अगर हम एक रिचुअल कर लेंगे, एक यज्ञ कर लेंगे, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। राइट, दिस वॉज द काइंड ऑफ मेंटालिटी जो उस टाइम हमारे सोसाइटी के अंदर चल रही थी। और थर्ड वॉज आइडलेट्री। आइडलेट्री देखिए, एक तरफ तो बहुत सारे स्कॉलर्स थे, वो ये बोल रहे थे दैट गॉड इज वन। राइट, बहुत सारे ऐसे रिलीजन थे जो कि मतलब इन बातों को मतलब प्रपोज करते थे। मतलब हर तरफ बातचीत ये चल रही थी कि किस तरीके से रिलीजन जो है उसको एक इक्वल इंपॉर्टेंस इंक्रीज करनी है उसकी हमारे प्राइवेट स्फीयर के अंदर। बट दूसरी तरफ जो आइडलेट्री थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। मतलब मूर्ति पूजा, सिंपल वर्ड्स में मतलब मूर्ति के अंदर भगवान देखना जो है, वो पर्टिकुलर कंसेप्ट इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। इन सब चीजों के कारण जो प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ रही थी। इसके कारण बेसिकली हम लोग एडवांस नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं कि देखो जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, जब तक वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स टूटेंगी नहीं तब तक न्यू सॉल्यूशंस उसके आ नहीं सकते हैं। सो आपको ये चीज समझनी है कि अगर आप सोसाइटी के अंदर न्यू एडवांसमेंट लाना चाहते हैं, न्यू डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको फ्यूडलिज्म या फिर जो ओल्ड ऑर्थोडॉक्स जो ख्यालात के सोच वाले हैं उन सब चीजों को ब्रेक करना होगा। देखो यहाँ पर जो फ्यूडलिज्म वर्ड है, फ्यूडलिज्म आपको ट्रू सेंस में नहीं लेना है। फ्यूडलिज्म का मतलब है फ्यूडलिज्म ऑफ थॉट्स। फ्यूडलिज्म ऑफ थॉट का सीधा सा मतलब होता है जो पुराने ख्यालात के सोच है। ठीक है, तो उन सब चीजों को अगर आप चेंज करेंगे तभी आप न्यू सोच जो है उस तरफ आप आ सकते हैं। राइट, और जैसे जैसे आप न्यू सोच की तरफ आएंगे वैसे वैसे ऑब्वियसली आपकी सोसाइटी जो है वो भी काफी ज्यादा एनहांस करेगी, काफी ज्यादा डेवलप होगी। राइट, तो आई होप आप समझ गए कि जो मेन हमारा इंट्रोडक्शन है उसके अंदर आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से उसे पीरियड ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है, किस तरीके से एनलाइटेंड इंडियंस ने साथ मिलकर इस चीज को स्टार्ट किया था, और सोसाइटी की हमारी मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। ठीक है, अब जब आपने इंट्रोडक्शन बता दिया, अब आप आएंगे बॉडी पार्ट के ऊपर। अब देखिए जब आप बॉडी पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट डिमांड क्या है। क्वेश्चन का पहला डिमांड है कि जितने भी रिफॉर्म्स उस टाइम हो रहे थे वो सब कुछ ज्यादातर जो है वो वुमेन्स के राइट्स के लिए हो रहे थे। तो हमें सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा क्या सच में वुमेन्स के राइट के लिए रिफॉर्म्स हो रहे थे। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग में जो उसका कीवर्ड है दैट इज टू एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब है जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको आपको एनालाइज नहीं करना है, आपको चेक नहीं करना है, आपको सिंपली प्रूव करना है। तो देखो जो स्टेटमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रिफॉर्म्स जो थे वो वुमेन्स के राइट्स के लिए थे, तो हमें इस चीज को प्रूव करना है। तो देखो पहला पॉइंट ये है कि भारत के अंदर एक न्यू कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट को बोलते हैं सिविलाइजेशनल ग्रेटनेस। सिविलाइजेशनल ग्रेटनेस का सीधा सा मतलब है कि देखो जो वेस्टर्न सोसाइटी थी उस टाइम में, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया,
वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर वुमेन्स की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही थी। बिकॉज आप जानते हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया उसके बाद लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी, इन सब का जब कंसेप्ट आया तो जेंडर गैप का जो इशू था वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होना स्टार्ट हुआ। मेल फीमेल के बीच का जो गैप है वो भी सॉल्व होना स्टार्ट हुआ। उसके कारण क्या हुआ, वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर वुमेन्स की पोजीशन धीरे धीरे अपलिफ्ट होनी स्टार्ट हुई। उनको वोटिंग राइट्स मिले, उनको रिप्रोडक्टिव राइट्स मिले, राइट, उनको एवरी सिंगल काइंड ऑफ डिफरेंट स्फीयर्स के अंदर ऑटोनॉमी वगैरह प्रोवाइड करनी स्टार्ट हुई। बहुत सारे स्कॉलर्स वगैरह आए जो कि वुमेन के राइट के बारे में बात कर रहे थे। द पॉइंट बीइंग, जब इंडियन स्कॉलर्स ने या फिर इंडियन जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, जब उन लोगों ने ये देखा कि वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर वुमेन्स की पोजीशन लगातार इंक्रीज हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें भी अपने कंट्री को ग्रेट बनाना है, हमें भी अगर अपने कंट्री के सिविलाइजेशन को स्ट्रांग बनाना है, तो हमें भी वुमेन की पोजीशन को अपलिफ्ट करना होगा। ये थी सबसे बड़ी रीजन कि क्यों बहुत सारे उस टाइम जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे थे उसमें वुमेन के राइट को यहां पर कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए कि वेस्टर्न सोसाइटी को देख करके और अपने खुद के जो सोसाइटी है उसको डेवलप करने के लिए इस पर्टिकुलर डिसीजन को लिया गया था। तो पहली चीज तो आप ये समझ गए कि क्यों एग्जैक्टली वुमेन्स राइट को यहां पर फोकस में रखा गया था। सेकंड देखिए, बहुत सारे हमारे यहाँ पर सोशल इल्स ऑलरेडी प्रेवलेंट थे, उन सबको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जैसे देखिए, सोशल इल्स लाइक सती प्रथा, ठीक है, अब सती प्रथा को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसके अगेंस्ट में बहुत सारी मूवमेंट चलाई गई, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म मूवमेंट चलाए गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने चलाया था उनका नाम था राजा राम मोहन रॉय, राइट। अब देखो, जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने दो स्टेटमेंट बोला। पहली बात तो उन्होंने बोली, सती नाम का जो कंसेप्ट है वो रिलीजन कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, रिलीजन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सती का मीनिंग क्या है, सती का मीनिंग ये था बेसिकली कि देखो, इफ देयर इज अ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, दे आर लॉफुली मैरिड, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड के साथ ही उसकी वाइफ को भी उसी पर्टिकुलर चिता पे, मतलब जो वो जो उनकी बॉडी होती उनको जला दिया जाता था, जो वाइफ होती थी उनको भी जला दिया जाता था। सो दिस वाज काइंड ऑफ इनह्यूमन प्रैक्टिस, ठीक है, इनह्यूमन प्रैक्टिस मतलब आप एक लाइव वुमेन को, मतलब जिंदा औरत को आप उसके हस्बैंड के उसके डेड हस्बैंड के साथ जला देते हो, राइट। दिस वाज अ टोटली इनह्यूमन प्रैक्टिस। इसके अगेंस्ट में राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स वगैरह दिए, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, मूवमेंट किए, राइट। उन्होंने बोला कि रिलीजन कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। सेकेंड चीज ये भी बोला गया, रिलीजन ने इसको ना ही कभी सैंक्शन किया हुआ है, ना ही कभी एक्सेप्ट किया हुआ है, तो हम क्यों सती को अपने पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर या फिर जो हमारा जो कम्युनिटी है उसके अंदर हम रख के बैठे हुए हैं, राइट। तो इसके अगेंस्ट में क्या होता है, 1829 के अंदर देयर वाज अ लॉ पास्ड, दैट लॉ वाज कॉल्ड एज बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट, और इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत जो सती प्रथा थी भारत के अंदर खत्म की गई। तो आई होप आप समझ रहे हैं, सती जो फर्स्ट सोशल इवल थी जो कि वुमेन्स के अगेंस्ट थी, उसको सॉल्व करने में एक पर्सन आते हैं जिसका नाम था राजा राम मोहन राय, और जो सॉल्यूशन आता है दैट केम इन 1892, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज विडोरी मैरिज। देखो, विडोरी मैरिज का सीधा सा मतलब ये है कि सेम प्रॉब्लम, हस्बैंड एंड वाइफ व्हेन दे वर मैरिड, एंड जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ जो थी वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी में कहीं ना कहीं अकेली पड़ जाती थी, और इनके रीमैरिज का कोई भी कंसेप्ट यहां पर नहीं था, ठीक है। रीमैरिज के कंसेप्ट ना होने के कारण सोसाइटी के अंदर उन वुमेन्स की वैल्यू काफी ज्यादा डिक्लाइन हो जाती थी, ठीक है। उनको कोई इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देता था, उनकी बातों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी जाती थी। द पॉइंट वाज, उनको काफी ज्यादा इल ट्रीट किया जाता था, मतलब गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी बहुत सारे डिफरेंट जो स्कॉलर्स वगैरह हैं वो सब आते हैं। देखो, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर है उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जैसे कि विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक है। फिर थर्ड स्कॉलर है, उनका नाम है ज्योतिराव फूले, ठीक है। देन वी हैव फोर्थ स्कॉलर कॉल्ड एज वीर सालिंगम पुंटुल्लू, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट स्कॉलर्स आते हैं, और डिफरेंट जो रिफॉर्मर्स है, सोशल रिफॉर्मर्स है, वो सब आते हैं, और ये लोग विडो रिमैरिज के अगेंस्ट, मतलब जो विडो रिमैरिज नहीं था उस टाइम में, उसके अगेंस्ट में काफी सारा एडवोकेशन करते हैं। वो प्रपोज करते हैं कि विडो रिमैरिज होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, मतलब ऐसी वुमेन्स जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, इन वुमेन्स की क्या गलती है उस पर्टिकुलर चीज में, राइट। इनको एटलीस्ट जो लाइफ इनकी बची हुई है, इनको प्रॉपर्ली उनको जीने के लिए प्रॉपर्ली उनको हक मिलना चाहिए, उनको प्रॉपर्ली अलाउ किया जाना चाहिए, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि वुमेन से रिलेटेड थी। इसको भी सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट चलते हैं, और फाइनल रिजल्ट क्या होता है, फाइनल रिजल्ट आता है यहाँ पर 1856 में, जब एक विडो रीमैरिज एक्ट पास होता है, जिसके तहत बोला जाता है कि कोई भी विडो जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके डेथ के बाद भी वो शादी कर सकती है एंड अपनी एक नई जिंदगी को बसा सकती है, और इसमें उनको सोशली एक्सेप्टेबल माना जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर।
अब देखो, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया। चाइल्ड मैरिज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी दैट गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल से कम एज की जो लड़कियां थी, जो छोटी बच्चियां हुआ करती थी, उनको एक्चुअली वो कर दिया जाता था, उनकी शादी काफी ओल्ड पर्सन से या फिर काफी जो बड़े लोग होते थे उनके साथ उनकी शादी कर दी जाती थी। नाउ इसका इफेक्ट जो था उनके फिजिकल हेल्थ के ऊपर, जो गर्ल्स थी उनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर। जब लेटर ऑन उनका बेबीज होते थे, जब उनके बेबीज होते थे, उन बेबीज के कहीं ना कहीं प्री मेच्योर बर्थ होता था, राइट, उन बेबीज के फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ता था। तो इन सब चीजों के कारण प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ रही थी, राइट। तो चाइल्ड मैरिज को रोकना भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। उसके लिए वंस अगेन देयर केम अ पर्सन कॉल्ड एज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राइट। ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर था, उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट के लिए भी काम किया था, उन्होंने चाइल्ड मैरिज के एक्ट के लिए भी काम किया, और फाइनली एक रिजल्ट आता है 1872 में, जब देयर वाज अ एक्ट कॉल्ड एज नेटिव मैरिज एक्ट दैट वाज पास्ड, जिनके अंदर बोला जाता है 18 ईयर्स से कम की लड़की या फिर लड़के से शादी करना विल बी लॉफुली रॉन्ग, ठीक है, लॉफुली अ क्राइम। तो इस चीज को क्रिमिनलाइज किया गया। तो आई होप आप समझ रहे हैं। वंस अगेन देखिए, अलग अलग डिफरेंट टाइप के सोशल इवल्स के थ्रू हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं एज टू हाउ अलग अलग तरीके के जो सोशल मूवमेंट चलते हैं उन सब में वुमेन्स वर एट द सेंटर। आई होप आप समझ रहे हैं। विडो रीमैरिज में भी हमने देखा, सती प्रथा में भी हमने देखा, और चाइल्ड जो मैरिज एक्ट था उसके अंदर भी हमने देखा। तीनों ही मेन जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट चले, इन तीनों में वुमेन्स अभी तक बिल्कुल सेंटर स्टेज में है। इसके अलावा आप बात करो तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म मूवमेंट चलते हैं जहां पर वुमेन्स की एजुकेशन के बारे में बात की जाती है। वुमेन्स की एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे स्कॉलर सामने आते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए। विद्यासागर ने, आपको आप जानते होंगे, बैथुने स्कूल को ओपन किया था। बैथुने स्कूल जो था वो एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए था, ठीक है, और इसके प्रिंसिपल भी ये खुद ही थे, राइट। इसके अलावा देवर पर्सन कॉल्ड एज ज्योतिराव फूले, ठीक है। साथ ही साथ उनकी वाइफ जो थी सावित्री राव फूले। ये सब के सब कहीं ना कहीं काम कर रहे थे वुमेन एजुकेशन के लिए, एज टू हाउ दे कैन प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन। न्यू स्कूल्स, न्यू कॉलेजेस, न्यू यूनिवर्सिटीज, ये सब लॉन्च की जा रही थी, ये सब खोले जा रहे थे, ताकि वुमेन्स जो हैं वो एजुकेट हो सके, अपनी फैमिली को एजुकेट कर सके, और आगे जाकर अपने खुद को अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना सके। ये सब इस चीज का मेन एम था। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि वुमेन्स एजुकेशन की जितनी भी बेसिकली डिफरेंट टाइप के मूवमेंट चले हैं, प्रोटेस्ट चले हैं, रिफॉर्म चले हैं, उन सब में भी कौन सेंटर पे था? ऑब्वियसली वुमेन्स वर एट द सेंटर। इसके अलावा अगर आप बात करो, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, जब सोशल रिलीजियस मूवमेंट चल रहे थे, वो था इन्फेंटिसाइड का। इन्फेंटिसाइड का सीधा सा मतलब ये है कि जब एक पर्टिकुलर फीमेल को बेबी होती है, एंड वो बेबी अगर फीमेल होती है, फिर गर्ल बेबी होती है, तो वो उसको मार देते हैं, राइट। नो, उसके मारने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, उसका रीजन ये था, बिकॉज जो गर्ल चाइल्ड है उनको एक बर्डन की तरह माना जाता था, राइट। डाउरी का सबसे बड़ा इश्यू था, पॉलीगैमी का इश्यू था। इन सब प्रॉब्लम्स के कारण क्या होता था, जो पेरेंट्स थे वो ये डिसाइड करते थे कि गर्ल चाइल्ड को मार देते हैं ताकि वो बर्डन हमारे ऊपर ना आए। तो सिर्फ जो मेल चाइल्ड था उनकी ही वैल्यू की जाती थी, जो समाज था, सोसाइटी था। फीमेल जो था, फीमेल की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं की जाती थी, राइट। तो ये सब के सब प्रॉब्लम्स थी। फिर इन्फेंटिसाइड को देखिए, इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लॉज वगैरह आते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो आता है इसमें, वो था 1795 के अंदर एक बंगाल रेगुलेशन एक्ट आता है, राइट। उसके अलावा अगर आप देखो तो 1804 के अंदर जो इन्फेंटिसाइड था उसको मर्डर डिक्लेयर कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट बोलती है कि कोई भी अगर पेरेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि अपने बच्चों को इसलिए मार रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर ए गर्ल चाइल्ड, तो उनको मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा, राइट। इसके अलावा अगर आप देखिए तो 1870 के अंदर देखा हुआ न्यू लॉ, उनका नाम था फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट, राइट। हाँ, फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट, ये एक्ट आता है। इसके तहत भी फीमेल इन्फेंटिसाइड को पूरी तरीके से क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि अलग अलग टाइप के जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं वो सब काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं, राइट। ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से फेलियर थे, सक्सेसफुल भी हुए। काफी सारे ऐसे एक्ट्स पास किए गए हैं जिसके थ्रू सती, ठीक है, विडो रीमैरिज, फिर हमने देखा इन्फेंटिसाइड, फिर चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन, इन सब चीजों को अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई है। जो सोशल इल्स थे उनको डिक्लाइन करने की कोशिश की गई है। जिस चीज की हमें जरूरत था उसको हमें अपलिफ्ट करने की जरूरत की गई है। तो इसके थ्रू जो भी ऊपर सेगमेंट में हमने डिस्कस किया, इसके थ्रू हमने ये समझने की कोशिश की एज टू हाउ सोशल रिलीजियस मूवमेंट जितने भी चल रहे थे उन सब में वुमेन्स जो थे वो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज पे थे। वुमेन्स के आसपास ही ये सारे के सारे जो मूवमेंट्स थे ये चल रहे थे।
बट देखिए, आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि हाँ, ये बात सच है कि बहुत सारे ऐसे सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स थे जिनके सेंटर पे वुमेन्स थे, बट बहुत सारे ऐसे थे जिनके सेंटर पे ऑब्वियसली वुमेन्स नहीं भी थे, राइट? जैसे बहुत सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स थे, बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे, बहुत सारे इकोनॉमिक मूवमेंट्स थे, बहुत सारे कल्चरल मूवमेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट थे जहां पर वुमेन सेंटर पे नहीं भी थे। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें ध्यान से समझनी है। हमें एग्जांपल इन मूवमेंट्स के देने हैं ऑब्वियसली, बिकॉज हमारा जो कीवर्ड है वो एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन का मतलब है हमें प्रूफ देना है। तो जब हम प्रूफ दे रहे हैं तो उस टाइम हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे रहे हैं जिसके थ्रू हम ये बता सके कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट के अंदर वुमेन्स हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये सारे के सारे एग्जांपल्स दिए। अब देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोलता है कि जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने वुमेन्स के लिए काम किया, इसके बावजूद इसने जो भी हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर जो भी स्ट्रक्चरल इंपेडिमेंट्स है उसको सॉल्व नहीं किया। तो समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, स्ट्रक्चरल इंपेडिमेंट्स का मतलब है जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम जिसके कारण बाकी सब प्रॉब्लम्स इमर्ज होती है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी थी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी, जो कि हमारे सोसाइटी के अंदर उस टाइम प्रेजेंट थी? इट वाज कास्ट सिस्टम, राइट? कास्ट सिस्टम। अब ध्यान से सोचिए, इतने सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, बट द पॉइंट वाज कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम था वो तो कभी भी ब्रेक नहीं हो पाया, राइट? तो ये सबसे बड़ा फेलियर रहा है हमारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स का कि हम कास्ट सिस्टम को एक्चुअली ब्रेक नहीं कर पाए। हम वर्ण सिस्टम को कहीं बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पाए। जो हमारी कास्ट हायरार्की था, जिसके कारण सोसाइटी हमारा डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था, उस पर्टिकुलर हायरार्की को हम कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं कर पाए। दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट्स जो कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के कारण आता है। सेकेंड देखिए, कास्ट सिस्टम के अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी अनटचेबिलिटी की। अनटचेबिलिटी इंडिया के अंदर उस टाइम में काफी ज्यादा प्रेवलेंट था। जो छोटे कास्ट के लोग होते थे उनको अपने गले के अंदर एक ढोल पहन के घूमना पड़ता था, जस्ट बिकॉज, ताकि जब वो आए तो उसकी आवाज से बाकी लोगों को पता चल जाए कि आसपास में कोई लो कास्ट का लोग आ रहा है। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ इनह्यूमन प्रैक्टिस दैट वाज गोइंग ऑन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बट इसके बावजूद जितने भी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हुए वो सब अनटचेबिलिटी को सॉल्व नहीं कर पाए। देखो, अनटचेबिलिटी के ऊपर पहला लॉ कब आता है? फर्स्ट जो मतलब कोशिश की जाती है, दैट वाज डन बाय गांधी जी, एंड दैट वाज डन इन 1920s के आसपास में। सो 1920s में जब वो हरिजन का कंसेप्ट लेकर आते हैं, तब वो बोलते हैं कि जो अनटचेबल्स हैं वो भी तो इंसान ही है, राइट? तो क्यों हम उन्हें अलग तरीके से देख रहे हैं? वो अनटचेबल्स को एक नया नाम देते हैं कि दे आर जन ऑफ हरि। हरि मीन्स भगवान एंड जन मीन्स लोग, मतलब दे आर द पीपल ऑफ भगवान, दे आर पीपल ऑफ गॉड। सो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द पीपल ऑफ गॉड, राइट? तो गांधी जी कंसेप्ट लेकर आए इस पर्टिकुलर चीज का। उससे पहले तो ये कंसेप्ट था भी नहीं अनटचेबिलिटी का, राइट? अनटचेबिलिटी कंसेप्ट था, बट इसके अगेंस्ट कोई भी डिसीजन किसी भी तरीके के सोशल रिलीजियस मूवमेंट के द्वारा नहीं लिया गया था। अब देखिए, थर्ड प्रॉब्लम जो हमारी स्ट्रक्चरल इंपेडिमेंट प्रेजेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर, दैट कैन बी सिंपली अंडरस्टूड एज रिलीजियस इग्नोरेंस, या फिर सिंपल वर्ड्स में समझे तो ऑर्थोडॉक्सी। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्सी को तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि ऑर्थोडॉक्सी क्या होता है कि जो पुराने ख्याल के सोच होते हैं वो सोच खत्म नहीं होती है। मतलब जब तक ओल्ड सिस्टम ब्रेक नहीं होगा तब तक न्यू सिस्टम आएगा कैसे, राइट? सेम चीज है कि ऑर्थोडॉक्सी ब्रेक नहीं हुई, जो रिलीजियस इग्नोरेंस था वो ब्रेक नहीं हो पाया, और इग्नोरेंस ब्रेक नहीं होने के कारण बहुत सारी न्यू प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे कि रिचुअलिज्म, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की। जो प्रीस्टली क्लास थी, जो ब्राह्मणिकल क्लास थी, उसने बहुत ज्यादा डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, राइट? फिर तीसरी चीज है कि जो मासेस थे, यानी कि पीपल है, उनके अंदर रैशनलिज्म नहीं था। मतलब सोचने समझने के लिए वो लोग अपने आप को अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछा नहीं करते थे। उन्हें जो भी चीजें बताई जाती थी वो इजीली मान लेते थे उस चीज को, मतलब दे डोंट यूज टू क्वेश्चन। तो इस तरीके की सोसाइटी थी हमारी उस पर्टिकुलर टाइम की। तो ये सब कहा जाता है कि इतने सारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, बट इसके बावजूद ना ही रिचुअलिज्म खत्म हुआ, ना ही ये प्रॉब्लम खत्म हुई, ना ही जितने भी इश्यूज अलग अलग टाइप के हो रहे थे ये सब सॉल्व हुए। द पॉइंट वाज जो स्ट्रक्चरल इंपेडिमेंट्स थे वो सब हम सॉल्व नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे ऑब्वियसली सोशल रिलीजियस मूवमेंट में जिसको उसने सॉल्व किया, बट काफी सारे ऐसे थे जिसको सॉल्व नहीं भी कर पाया। इसके अलावा एक वुमेन्स का पोजीशन है। वुमेन्स का पोजीशन देखो, ऑल्दो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके थ्रू वुमेन्स की पोजीशन को अपलिफ्ट किया जा सके, बट अगर आप ओवरऑल डेटा, ट्रेंड, फिगर्स, फैक्ट्स इन सबसे चेक कीजिए तो क्या वुमेन्स की पोजीशन अपने एक अच्छे पोजीशन तक पहुंच गई है? द आंसर इज नो। देखो, हम अभी भी एमपीज या फिर एमएलएज या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हर जगह वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, बट कितनी ही परसेंट सीट्स है वुमेन की जो कि वहां पर फिल होती है? कभी भी 33% जो सीट्स है वो फिल हो नहीं पाती,
ठीक है। सेकंड चीज देखिए, अगर वुमेन्स की पोजीशन यहां पर फिल नहीं हो पा रही है, वुमेन्स को जो चीजें चाहिए अगर हम वो उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज में फेल हो जा रहे हैं कि सोसाइटी को इक्वल बनाने के लिए हम जो कुछ भी करना चाह रहे थे उसके अंदर हम फेल हैं। बिकॉज देखो, सोसाइटी के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एक है मेल एंड एक है फीमेल। अगर हम हर चीज मेल के लिए करते जा रहे हैं बट फीमेल के अपलिफ्टमेंट के लिए ज्यादा कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का एज अ होल वो फेलियर है। आई होप आप इस चीज को प्रॉपरली समझ पा रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी बात कर सकते हैं कि देखो, मेजॉरिटी ऑफ द जितने भी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हुए हैं उन सब में पार्टिसिपेट किसने किया है? उन्होंने पार्टिसिपेट किया है एलीट क्लास ने। भले वो वुमेन्स हो, भले वो पीजेंट्स हो, लेबर्स हो, इन सब में जो एलीट क्लास है उन लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया है। जो लोअर क्लास था स्पेशली, उन लोगों ने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, राइट। अब एक चीज और देखिए, अगर आप वुमेन्स की बात भी करेंगे तो वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए ऑल्दो काम तो बहुत किया गया, बट वो काम किया किसने? वो काम किया एनलाइटेंड मेन ने, राइट। बहुत कम ऐसे फीमेल के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सावित्रीबाई फूले है, लेकिन बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर वुमेन्स आपको मिलेंगी वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हुए। आपको मेजॉरिटी मेन ही मिलेंगे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राइट, ज्योतिराव फूले। द पॉइंट वाज, ये सब के सब जो काम कर रहे थे ये सब मेन थे, राइट। तो एक चीज अगर हम समझे तो आप कहीं ना कहीं ये देखिए, वुमेन्स को अपलिफ्ट करने के लिए जो काम कर रहे हैं दे आर मेन देमसेल्व्स। तो काइंड ऑफ आप ये नहीं समझ रहे हैं कि वुमेन्स जो है वो एट द मर्सी ऑफ मेन है, राइट। जब तक मैन, मतलब जब तक अलग अलग अच्छे लोग आ रहे हैं, जब तक सोसाइटी में ये अच्छे लोग हैं, जब तक ये लोग आवाज उठा रहे हैं, तब तक तो इनकी आवाज उठ रही है। बट द मोमेंट ये लोग चले जाएंगे, ये लोग या फिर ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे, तब शायद कोई और आवाज उठाने वाला रहेगा भी नहीं। सो दिस वाज द बिगेस्ट स्ट्रक्चरल इंपेडिमेंट अगर वुमेन्स की बात करें तो। दे वर नॉट देमसेल्व्स रेडी टू रेज वॉइसेस, मतलब ये खुद अपने लिए आवाज उठाने को रेडी नहीं हो रहे थे, राइट। ये काफी देर बाद होता है जब गांधी जी वगैरह जब लीडर्स आते हैं, तब जाकर वुमेन्स कहीं ना कहीं अपलिफ्ट होना स्टार्ट होती है। बट उससे पहले तो वुमेन्स की पोजीशन बहुत ज्यादा खराब थी, मतलब बहुत ज्यादा ड्रेडफुल थी, राइट। आई होप आप इस चीज को प्रॉपरली समझ पा रहे हैं। तो इसके थ्रू आप समझा सकते हैं कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है, सोसाइटी डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने वुमेन्स के ऊपर फोकस किया है, बट इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल इंपेडिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिन इश्यूज को और बेटर तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, बट वो चीजें अभी तक सॉल्व नहीं की गई है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते थे, राइट। आई होप आपको मैंने इंट्रोडक्शन और बॉडी दोनों ही पार्ट को प्रॉपर्ली समझा दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन पार्ट, या फिर इस आंसर को एंड कैसे करना है। अब देखिए, जब आप इस पर्टिकुलर आंसर को एंड करने जाएंगे तो सबसे पहले तो आप समझिए कि ये क्वेश्चन है किसके बारे में। द क्वेश्चन इज अबाउट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो ये रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की, ये रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज। तो एक चीज समझिए, चेंज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं चेंज जो है वो प्रोग्रेस को शो करता है, राइट। सो अगर आप इन चीजों को शो करेंगे, अगर आप चेंज को शो करेंगे कि सोशल रिलीजियस क्या जो एलिमेंट्स है उसमें अगर अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो जब भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसमें जब भी कोई चेंजेस वगैरह आने स्टार्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है एट अ होल बेनिफिट होती रहेगी, राइट। और ये चेंजेस जो है बहुत ज्यादा डिजायरेबल है, बिकॉज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जो सबसे पहली बार आए थे उसने वो सीड सो कर दिया था, जिसके कारण बाकी जितने भी रिफॉर्म्स थे वो आके प्रॉपरली प्रोलिफरेट हो सके। जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के लीडर्स आए, उन लोगों ने आकर अपना जो वर्चस्व जमाया, उसका कहीं ना कहीं जो सीड सो किया गया था, दैट वाज डन बाय सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स देमसेल्व्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस, टॉपिक्स और आसपास के इंपॉर्टेंट फिनोमिना प्रॉपर्ली समझ आ गए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।